हेलो एवरीवन। आज आप लोगों का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड पे बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। पेपर 2 का सिलेबस जब आप देखोगे वहाँ पे मेंशन है ह्यूमन राइट इशू। देखिए, बहुत वाइडर टर्म है ह्यूमन राइट इशू। ह्यूमन राइट इशू के अंदर आपके सोशल जस्टिस भी आता है। ह्यूमन राइट इशू के अंदर आपके वीमेंस इशू भी आते हैं। ह्यूमन राइट इशू के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं जो कि इंडियन सोसाइटी से भी कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी ह्यूमन राइट इशू के अंडर आएंगी। आपको इस टर्म को होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स, विमेन इशू प्लस सोशल मीडिया भी आप इसमें डाल सकते हैं कुछ हिसाब से, जैसे सोशल मीडिया कैसे ह्यूमन राइट इशू क्रिएट करता है। दूसरा, उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टली ह्यूमन राइट इश्यूज प्लस सोशल जस्टिस। ये दोनों थीम को हम इसी के अंडर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला टॉपिक है हमारा द जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। कैसे है उसकी रियल वेल्थ, आप इसको जान के बहुत ही ज़्यादा आपको ये थोड़ा सा आश्चर्य होगा। ये टॉपिक हमने ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में पहले ही डील किया है, क्योंकि हमें पता था जिस तरह से देश के अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही थी, हिंदी को इम्पोज किया जा रहा था, जहाँ पे हिजाब इशू था, जहाँ पे आप देखोगे किसी एक ज्योग्राफी के जो आप देखोगे कल्चर है उसको सप्रेस करने की कोशिश हो रही थी। ये सारी चीज़ें जब हमने एनालाइज की, इस पैटर्न को एनालाइज किया, तो हमने देखा एक इस तरह का टॉपिक बन सकता है। तो यहाँ दोबारा से हमारा जो ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डेट है 17/12/2022। 17 दिसंबर 2022 को हमने टॉपिक डिस्कस किया था। टॉपिक का नाम था प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी, राइट। प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी। प्लूरलिज्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके आप देखोगे फीचर्स क्या होते हैं प्लूरलिज्म के, प्लूरिस्टिक सोसाइटी क्या होती है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए। लास्ट पैराग्राफ के अंदर द प्रिंसिपल ऑफ प्लूरिज्म कैन बी अप्लाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स एंड कॉन्टेक्स्ट। कौन कौन से, अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी के अंदर प्लूरिज्म का क्या मतलब है? कास्ट डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ध्यान से देखा आपने, सोसाइटी के अंदर प्लूरलिज्म की बात है, तो यहाँ पे सेकंड जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और सेकंड लास्ट जो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ये पूछा है यूपीएससी ने भाई आपसे, ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। आपको इस हिसाब से इसको अप्रोच करना था। हालांकि हमने तो इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी क्या होती है, सोशल इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप डज नॉट हैपन इन इटसेल्फ। उसके साथ प्लूरल सिस्टम एग्जिस्ट कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ पे इकोनॉमी अच्छी हो, सोशल सिचुएशन अच्छी हो, पॉलिटिक्स एक नेगेटिव पॉलिटिक्स ना हो, एजुकेशन सिस्टम बेटर हो। उसके बाद प्लूरिज्म रिलीजन के अंदर, उसके बाद प्लूरिज्म पॉलिटिक्स के अंदर, उसके बाद प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री विद रिस्पेक्ट टू प्लूरिज्म। सबसे पहले तो मुझे भी आश्चर्य हुआ जब यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, और जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया तो वो बिल्कुल बुल्स आई था। तो जो हमने डिस्कस किया यूपीएससी भी उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे लगा, मुझे और कॉन्फिडेंस आया उस डायरेक्शन में काम करने का। कई बार ये होता है कि हम जिस डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं हम खुद भी श्योर नहीं होते कि यूपीएससी क्या पूछेगा, बट यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के बाद अब हमें और भी कॉन्फिडेंस मिला है। जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं, जो सोचने का हमारा तरीका है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब, जैसे कुछ इश्यूज जो है हमारी कंट्री में रिस्पेक्ट टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जैसे एमबीबीएस उसको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश है, हिंदी को वर्किंग लैंग्वेज बनाने की या फिर नेशनल लैंग्वेज बनाने की, और उसको एक कंपलसरी लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश है। स्कूल करिकुलम में इसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। उसके साथ प्लूरलिज्म इन रिलीजन, हिजाब इशू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, एनआरसी, सीएए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी, ये आपका पॉलिटिक्स के अंदर वाला काम आता है। एंटी कन्वर्जन लॉ, हेट स्पीच, काउ प्रोटेक्शन लॉ, विजिलेंटेस, ये सारी चीज़ आपके पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है, राइट। उसके साथ बैन ऑन लाउड स्पीकर, एजुकेशन से रिलेटेड रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, हिस्ट्री को चेंज करना, ये भी आपका पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट हो गया। उसके साथ हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी दिस रीजन। जो रीजन वाली जो चीज़ है वो आपको पता होने चाहिए, कैसे आप उसको रीजन से कनेक्ट करेंगे। सो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्लस जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इट इज़ दिस क्वेश्चन इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइज। आप इसको प्रिपेयर करके आप इसको अच्छे से मुझे सेंड भी कर सकते हैं। एक नंबर में आपको बताऊंगा लास्ट में,
राइट। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इसका सोर्स क्या रहेगा, आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इंडियन सोसाइटी को, प्लस विमेन इशू को, प्लस सोशल मीडिया। अच्छा, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, कैपिटल पनिशमेंट इज अ डेटरेंट फॉर हीनियस क्राइम। देखिए बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, आपको पता है एसिड अटैक होते हैं, चाइल्ड रेप होते हैं, अभी आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर रेप हुआ, पानीपत हरियाणा के अंदर रेप हुए हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, पहले भी हमने पॉक्सको लॉ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की थी 2019 के दौरान, 19 के दौरान थी या 17-18 के दौरान थी, अमेंडमेंट हमने की थी। तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट देने की बात हुई थी अगर कोई भी जुवेनाइल, इवन जुवेनाइल तक या फिर कोई बच्चा है उसके साथ, मतलब ये जेंडर न्यूट्रल टर्म है, पॉक्सको के अंदर आप देखोगे प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो उसके अंदर कोई अगर कोई बच्चा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो जो अक्यूज्ड है उसको फांसी की सज़ा तक हो सकती है। ये मैक्सिमम प्रावधान दिया गया है इस तरह की पनिशमेंट का, लेकिन ये डिपेंड करता है कोर्ट किस तरह का सेंटेंस सुनाता है। सो कैपिटल पनिशमेंट क्या ज़रूरी है, इज़ ए डेटरेंट फॉर हीनियस क्राइम, क्या हमें करना चाहिए? सबसे ज़्यादा आप इसके देखो, एक तो आप इसके फेवर में भी लिख सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ डेटरेंट फॉर हीनियस क्राइम, और ये आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंडर आया था। आप इसके अगेंस्ट भी लिख सकते हो, कुछ जगह तो आपको लिखना चाहिए हाँ कैपिटल पनिशमेंट जरूरी है, डेटरेंट क्राइम को ख़त्म, मतलब टू एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर द हीनियस क्राइम। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो अवेयरनेस की ज़रूरत है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि ये एक कैपिटल पनिशमेंट है रेप का, राइट। उन लोगों को ये नहीं पता, जेंडर सेंसिटाइजेशन भी करने की ज़रूरत है, लॉ के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करने की भी ज़रूरत है। तो ये भी एक एस्पेक्ट, ये एंगल आप अपने ऐसे के अंदर डाल सकते हैं जब आप इसको आर्ग्यूमेंट राइटिंग फॉर एंड अगेंस्ट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग का है, राइट। थर्ड टॉपिक देखते हैं, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। ये भी आप देखोगे डायरेक्ट हिट है, हमने जो क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था, इसके पीछे जो आप देखोगे थिंकिंग जो है, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। जैसे स्पोर्ट्स आप देखोगे रेसलिंग, रेसलिंग के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन को जो उनके प्रेसिडेंट थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनको एक्यूज़ किया गया था कि उन्होंने सेक्सुअल हरास किया है काफ़ी फीमेल प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को। तो उसको लेके जंतर मंतर पर काफ़ी रेसलर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने एज्यूम किया कि स्पोर्ट्स को यार अच्छे से मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ वीमेन इन स्पोर्ट्स। जैसे ये क्वेश्चन था, ये हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के अंदर ये क्वेश्चन आया था, वीमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज स्टिल अ चैलेंज इन इंडिया, ये क्वेश्चन था। दूसरा ही क्वेश्चन आप देखोगे, कल्चरल प्लुरलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन था, 40 नंबर के जो आप देखोगे, जो हम 2023 के अंदर पेपर 2 में पूछा है, वो सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट जो है हमारा, एक सेक्शनल टेस्ट होता है, एक असाइनमेंट होता है, वहीं से पूछा है, राइट। हम ये क्लेम नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं वो सही है। कल्चरल प्लूरलिज्म का मतलब है भाई, कल्चरल प्लूरलिज्म ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसका यही मतलब है, समझे आप ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, राइट। अब देखते हैं वीमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स स्टिल अ चैलेंज, ये हमने अच्छे से कर लिया है। इसके पीछे रीज़न क्या था, रीज़न जानना अब ज़रूरी है। रीज़न मैंने आपको बताया है वो यही है कि विमेंस और काफ़ी जो रेसलर्स ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट, राइट। तो ये इसकी बेसिक करंट अफेयर था, ये इसके पीछे आप देखोगे, इसके पीछे का पूरा आइडिया था कि इस क्वेश्चन को देने का। नाउ इससे अलग भी एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, राइट। ठीक है, उसके साथ हम देखते हैं, अब चौथा टॉपिक है एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। तो मैंने यहीं से थोड़ा सा आइडिया लेके, एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, मुझे ये लगा इस साल स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स की इमेज को लेके बहुत पॉजिटिव आप देखोगे साइन नहीं है, कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं थी हमारी मीडिया के अंदर, ठीक है, स्पोर्ट्स को लेके। तो मुझे लगा अब विमेन की प्रेजेंस स्पोर्ट्स के अंदर भी बढ़ रही है या घट रही है, अभी इसके ऊपर भी हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसा क्वेश्चन कोई प्रिपेयर करने की। सो इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, उससे पहले क्वेश्चन पूछा था 2022 के अंदर। देखिए यूपीएससी का तरीका देखिए कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेज और इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। कुछ ना कुछ आप इसको इसमें कनेक्ट कर सकते हो क्या? हाँ, आपको इससे कनेक्ट करना ही होगा कि वीमेन की प्रेजेंस। अभी देखो इन दो क्वेश्चन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेरा यह मानना है, अभी वीमेन का रिजर्वेशन बिल पास हुआ है तो 33% अब उनको रिजर्वेशन दे दिया गया है, राइट। और उसके बाद से आपको पता है 2024 के अंदर मुझे जहां लगता है कि एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इन पार्लियामेंट, राइट, और इन जुडिशरी। तो वीमेन इन पार्लियामेंट और जुडिशरी,
ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। जुडिशरी के अंदर भी वीमेंस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्क फ्रॉम होम बून और बेन क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, वर्क फ्रॉम होम बून और बेन 2021 में क्वेश्चन पूछा है। क्यों पूछा है? रीज़न ये था, कोविड आया। कोविड आने के बाद से हमने देखा जो कल्चर था, वर्क कल्चर था, वो चेंज हुआ है। पहले ऑफिस जाना पड़ता था, अब वर्क फ्रॉम होम है। क्या ऑफिस जाने से और क्या अब वर्क फ्रॉम होम होने से क्या चेंज आया है? क्या ये हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक है, सोसाइटी के लिए ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, ऑफिस के लिए ठीक है? क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, एफिशिएंसी पे कोई खतरा है? इसके लिए मैंने डेडिकेटेडली मॉडल आंसर भी प्रिपेयर किया है। मैंने 300 वर्ड्स के अंदर इसको लिखा है। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमेशा मुझे लगता है कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा है। तो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है? जब ये क्वेश्चन था, जब ये क्वेश्चन आया 2020 के अंदर, तो उस टाइम आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी सुशांत सिंह राजपूत को लेके, या फिर पेड न्यूज़ को लेके, हेट स्पीच को लेके, ठीक है, प्रोपेगेंडा को लेके। ये सारी चीज़ नॉन रिक्वायर्ड और नॉन एसेंशियल टॉपिक्स को डिस्कस करके न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे, तो मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, वो बिल्कुल कम हो गई थी। तो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह की क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है, वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं पकड़ोगे, आप शायद इस एग्ज़ाम को क्लियर करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। नाउ, पेरेंटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज़ ए चैलेंज। देखिए, पेरेंटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज़ ए चैलेंज। कैसे वो चैलेंज है? कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी, जब यहाँ पे बच्चों को बचपन से ही, जब आईआईटी के लिए, उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उनको कोटा भेज दिया जाता है। कोटा जाने के बाद अभी आपने स्टडी देखा कि अभी तक 25 सुसाइड हो चुके हैं कोटा के अंदर 8 या 10 महीनों में। ये हाईएस्ट हैं पिछले 7-8 साल के। तो पेरेंटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज़ अ चैलेंज। कैसे और भी चैलेंज बन के आया है, कितनी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है आने वाले टाइम पे। पेरेंट्स क्या वो सच में टाइम दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं? कैसे पेरेंटिंग एक कम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी के अंदर चैलेंज है। इसमें पेरेंट्स भी एस्पिरेशनल है, वीमेन भी एस्पिरेशनल है, और इसमें फादर भी एस्पिरेशनल है, मदर भी एस्पिरेशनल है अपने करियर को लेके। उसमें बच्चा कई बार सफ़र करता है, ठीक है। तो कांस्टेंट अटेंशन नहीं दे पाते, तो पेरेंटिंग एक चैलेंज है आज के टाइम में इन कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी। अब देखते हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। अब जो मेल डोमिनेशन के जो आप देखोगे, उसके आप देखोगे पर्टिकुलर फीचर्स या फिर पर्टिकुलर सिम्टम्स कहाँ दिखते हैं, जहाँ पे भी आपको मेल डोमिनेशन दिखाना हो। तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन करके, ठीक है, रेप्स हो गए, उसके साथ अब्यूज़ हो गए, फिजिकल अब्यूज़ हो गए, मैरिटल रेप हो गए, ठीक है, और कई बार सेक्सुअल हरासमेंट रेट वर्क प्लेस हो गई, हाथापाई हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डावरी हो गई, ये सारी चीज़ें, एसिड अटैक्स हो गए, दीज आर द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और ये करता कौन है? वीमेन आपस में तो नहीं करती, प्लस मेनली इसमें मेल तो इन्वॉल्व होता ही है। तो ये मेल डोमिनेशन के ही सिम्टम्स हैं, राइट। सो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। ये क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सभी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हो चुकी हैं। व्हेन यू सी क्राइम अगेंस्ट, ओके, यू विल गेट हियर। देखिए, जैसे मेजर केसेस की अगर मैं बात करूं, दिल्ली गैंग रेप 2022-12 के अंदर हुआ, कथुआ केस हुआ 2018 के अंदर, मणिपुर के अंदर अभी आपको पता है वन पर्टिकुलर ड्यूरिंग मणिपुर वायलेंस के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था, वन पर्टिकुलर वीमेन, शी वॉज फिल्म्ड नेकेड। तो वो भी बहुत ही थोड़ा सा हीनियस एक्ट था। उसके साथ ही 2 टॉपिक या फिर 3 टॉपिक आपसे यहाँ पे पूछे हैं CAPF के अंदर, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, और उसके बाद एसिड अटैक और डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट NCRB की रिपोर्ट भी है, जिन्होंने बोला कि 2021 का आंकड़ा NCRB का 31,677 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि एक राइज़ है 2020 के आंकड़ों से, जहाँ कि 2020 में आंकड़े थे 28,046 केसेस थे। 10% का इंक्रीज़ हुआ है इन केस ऑफ माइनर्स। ये आपको दिखाता है, ये आंकड़े आपको दर्शाते हैं कि इंडियन सोसाइटी किस तरफ मूव कर रही है। भाई, जब तक आप ये चीज़ें नहीं देखोगे, आपके समझ में आने वाला नहीं है। उसके साथ ही आप देखोगे, ये क्वेश्चन देखिए, अनसीइंग द क्राइम,
ये भी इम्पोर्टेंट, जिस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से न्यूज़ फ़िल्टर करना, न्यूज़पेपर में से न्यूज़ फ़िल्टर करना, वो भी सीएपीएफ के स्पेसिफिक, इट्स अ बिट चैलेंजिंग टास्क, स्टिल वी आर डूइंग इट। हमें पता है जो न्यूज़ इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमेशा आपसे शेयर करते हैं। तो इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, पॉक्सको एक्ट क्या है, ठीक है, टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट क्या है, तरुण तेजपाल केस क्या था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उसके साथ आप देखिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, तो उन्होंने भी बोला कि उनके फादर ने उनको क्या किया है, अब्यूज़ किया था। सो चिल्ड्रन नीड टू ओपन अप, मोस्ट अब्यूजर्स आर पीपल नोन टू देम, ये उन्होंने खुशबू ने बोला। शी वॉज अब्यूज बाय हर फादर व्हेन शी वॉज 8 ईयर ओल्ड। तो इस तरह की न्यूज़ भी है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन चेयरपर्सन, राइट। उसके साथ ही हम देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन, 2020 में क्वेश्चन पूछा और उस पर हमने बहुत तरीके से इस पर मॉडल आंसर तैयार किया है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी है। तो क्राइम पर्टिकुलर रिलेटेड आप ये डेटा लिख सकते हो, विमेन रिलेटेड ये डाटा लिख सकते हो, विमेन की पूरी हिस्ट्री हमने यहाँ पे ट्रेस की है फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, किस तरह के उनको एक्यूजेस या फिर किस तरह के एक्यूजेस किस तरह के उनको एब्यूज़ झेलने पड़ते हैं जब वो पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, जब वो छोटी बच्ची होती है, जब वो स्कूल्स में जाती है, जब वो कॉलेजेस में जाती है, फिर वो वर्किंग वीमेन बनती है, जब उसकी शादी होती है। तो हर एक स्टेज पर वीमेन के अलग अलग इशू हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है। क्या हम कर सकते हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए, सोसाइटी के अंदर क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, मतलब पुलिस किस हिसाब से काम कर रही है और जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में काम वो कर रहे हैं क्या वहाँ पे उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ज़रूरी प्रावधान किए गए या नहीं किए गए हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, पुलिस रिफॉर्म को लेके, वर्मा कमेटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए उन्होंने 33% तो बिल हम लेके आ गए हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव स्टेप, जो कि ठीक है। उसके बाद जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है जो कि इसको बेहतर कर सकती है इन सिचुएशन को, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अच्छा, तो ये टॉपिक हमारा डिस्कस हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको ध्यान से देखो। अब द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, इस पे हम पहले ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके हैं। देखो इम्पैक्ट दो तरह के हो सकते हैं सोशल मीडिया के, पॉजिटिव और नेगेटिव। और सोशल रिलेशनशिप मतलब आपस में एक तो कम्युनिटी रिलेशनशिप होती है, राइट। आप आपस में मिलते हैं जुलते हैं, दो कम्युनिटी डिफरेंट कम्युनिटी भी हो सकती है। कई बार एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि कम्युनली चार्ज्ड होता है, जहाँ पे दो कम्युनिटी ऐसी ऐसी होती हैं जो कि म्यूचुअली एंटीगोनिस्टिक होती हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू और मुस्लिम ले लीजिए, हमेशा नहीं होती लेकिन सर्टेन एरियाज़ के अंदर जो कम्युनली सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे कोई ऐसी सोशल मीडिया की इमेज, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा क्लिप जो कि उस चार्ज एटमॉस्फेयर के अंदर एक स्पार्क का काम करती है और फिर वहाँ पे राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, ठीक है। वो सोशल मीडिया कई बार उसका मेन रीज़न होता है। मुजफ्फरनगर राइट्स के अंदर सोशल मीडिया इन्वॉल्व था, जब एनसीआरबी की रिपोर्ट उन्होंने बताई, जब एनआईए ने बोला, जब सीबीआई ने बोला कि सोशल मीडिया से भी बहुत ही ज़्यादा ये कम्युनल डिविजिव एलिमेंट जो होते हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और क्या इसके फ़ायदे भी बहुत हो सकते हैं सोशल मीडिया के सोशल रिलेशनशिप पे, ठीक है। बहुत पॉजिटिव फ़ायदे भी हैं। अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है तो मिसिंग पर्सन सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। हेल्थ केयर के लिए जैसे आपने किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, प्लाज्मा डोनर की रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं कि यहाँ पे ये सिचुएशन है, जल्दी से यहाँ पे मदद भेजिए। तो ये सोशल मीडिया इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, ठीक है। तो उसको मैं पूरा तो डिस्कस नहीं करूँगा बट ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ओके। उसके साथ हम देखते हैं ऑनलाइन गेम इज़ डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। ऑनलाइन गेमिंग इज़ डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। इससे पहले क्वेश्चन आया था, आपको पता है? एक क्वेश्चन आया था गेमिंग के ऊपर ही 2022 के अंदर। एक क्वेश्चन था, रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि ऑनलाइन गेमिंग इम्प्रूव्स द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। द कॉग्निटिव एबिलिटी जो इम्प्रूव करेगी, ये बहुत ही ओवर रेटेड है, या तो इस तरह से क्वेश्चन था। मैं कंप्लीटली इसको रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ बट इस तरह का क्वेश्चन था। सो ऑनलाइन गेमिंग इज़ डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, नो डाउट। उसके साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा था, यूथ इज़ गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स। तो ध्यान दीजिए यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑनलाइन गेमिंग 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एडिक्शन टू एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग, इसके ऊपर हमने पहले ही क्या न्यूज़ दे रखी है। यहाँ पे आप देखोगे एक तो 28% जीएसटी लग गया ऑनलाइन गेमिंग पे, आपको पता होगा।
उसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 28% जीएसटी इन ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो विज दिस रेज रिवेन्यू। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर आपको पता होना चाहिए कैसे अट्रैक्ट करता है यूथ को डेंजरसली। उसके बाद रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनेमिज्म, इंपॉर्टेंट है। द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड। ये ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, आप जितने इससे चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे, क्या वो चीज़ है जिससे हम लग सके कि हम सिविलाइज्ड हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है, ठीक है। क्या स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो करना, क्या कूड़ा ना गिराना, क्या हमारे समाज के अंदर हम हमारी वीमेंस की जो पोजीशन है अगर वो डिग्रेड है तो हम सिविलाइज नहीं हैं, अगर वो एक बहुत अच्छे दर्जे पर है तो हम सिविलाइज कहला सकते हैं खुद को। दूसरी तरफ अगर हम बोलें कि सिविलाइज, जैसे हम कई बार किसी वॉर के अंदर होते हैं, तो वॉर के अंदर क्या हम बच्चों पे या फिर सिविलियन एरियाज़ पे अटैक कर रहे हैं, ऐसा इंडिया करता है? नहीं करता है, क्योंकि वी आर सिविलाइज कंट्री, ऐसा हम कभी नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान कई बार ऐसा करता है। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि सिविलाइज्ड एरिया पे अटैक करती हैं, ठीक है, जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं। तो दैट डज़ नॉट शो दैट पर्टिकुलर कंट्री इज सिविलाइज्ड। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या हम जानवरों को रास्ता देते हैं, क्या हम जानवरों के लिए कुछ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, ओके। उसके साथ ही आप देखिए अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसके साथ ही सिविलाइजेशन में आप ये भी लिख सकते हैं हम रेफ्यूजीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, हम असाइलम जो हमारे पास लेने आते हैं, उसके बाद ही जैसे क्लाइमेट माइग्रेंट्स जो होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, रेफ्यूजीज़ जो होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, किसी कंट्री में वॉर चल रहा है उसको रोकने के लिए, ये सारी चीज़ें आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। लास्ट इज़ अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज़ नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज़ नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। ध्यान से देखिए, ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो अर्बनाइजेशन के जो पैरामीटर्स थे वो उनकी सिचुएशन के हिसाब से ठीक थे, लेकिन इंडिया में जो अर्बनाइजेशन के पैरामीटर्स होने चाहिए वो हमारे यहाँ पे जो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं हमारे हिस्ट्री के अंदर, मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे अर्बन एरियाज अलग थे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में अलग थे पैरामीटर्स इवॉल्व होने के, क्योंकि हमारी सोसाइटी इवॉल्विंग है अभी भी। लेकिन आप डायरेक्टली अर्बनाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग करोगे तो वो जो है एक फॉल्टी अर्बनाइजेशन मेथड हो जाएगा, ठीक है, वो ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन हो जाएगा। उसको ये सारी चीज़ें हम इंडियन पर्सपेक्टिव में सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था सारा कुछ आपका ह्यूमन राइट इशू के साथ ही 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपका सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट इशू का ही एक पार्ट है। सो सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा बेहतर है ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस के अंदर? हमेशा हम बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ आगे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हमसे, लेकिन इंडिया की सोचने की तरीका, इंडिया की सिविलाइजेशन, इंडिया का बेहतरी की तरफ मूव करना, हम हमेशा वर्ल्ड को एज ए ग्लोबल विलेज सोचते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम फिलोसफी के अंदर बिलीव करते हैं। ईस्टर्न विजडम, नॉट ओनली इंडिया, ईस्टर्न विजडम इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आप साउथ ईस्ट एशिया की बात कर सकते हो, आप ईस्टर्न विजडम के लिए जापान की बात कर सकते हो, इकिगाई बुक पढ़ी होगी आपने, ऐसी कोई बुक फिलोसफी जो कि विजडम आपको दिखाता हो, ठीक है। वेस्टर्न साइंस प्लस ईस्टर्न विजडम दोनों जब मिलेंगी, एक सिंथेसिस जब उसका होगा, तो हाउ इट विल बी अ गोल फॉर ह्यूमैनिटी, हाउ इट विल बेनिफिट द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। आपको पता है क्लाइमेट चेंज के लिए क्या लगता है, एक तो सबसे पहले विल लगती है, कलेक्टिव विल। दूसरा, आपको कुछ टेक्नोलॉजी की मदद चाहिएगी, ठीक है, उसको क्लाइमेट चेंज को या तो रोकने के लिए, रिवर्स करने के लिए। दूसरा, आप देखोगे टेररिज्म बहुत बड़ी समस्या है ह्यूमैनिटी के सामने, प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, वॉर, ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कैसे ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस खतरे को कम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ए ह्यूमन राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंश्योरिंग सोशल जस्टिस, ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे जब आप देखोगे एंश्योरिंग, ओके, तो ठीक है, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ह्यूमन राइट, इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल रहा, शायद ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने इस पर नहीं की है, बट इसके अंदर एक ये चीज़ ज़रूर मैंने डिस्कस की थी। आपको पता हुआ नागालैंड के अंदर मोहा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एक इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट। आर्मी 21 पैरा SF, तो उन्होंने उनको एक
गलत इंटेलिजेंस उनको मिला था शायद, तो उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस के दौरान उन्होंने क्या किया था, एक एम्बुश किया था जिसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी के अंदर काफ़ी लोगों की जान गई, सिविलियंस की 7-8 लोग उसमें मारे गए थे। तो ये क्या है, उसके बाद उस पर कोई केस भी नहीं चलाया आर्मी के ऊपर, कल्प्रिट जो थे उनके ऊपर एक्शंस भी नहीं लिया गया। तो इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज़ अ ह्यूमन राइट, तो उन लोगों का सोशल जस्टिस उनको प्रोवाइड कराना वो नियरली इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिलीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उनका ह्यूमन राइट्स है। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2020 के अंदर हुआ क्या था। जॉर्ज फ्लोयड करके एक इंपॉर्टेंट आदमी था, कहाँ पे, यूएस के अंदर। तो जब यूएस के अंदर जॉर्ज फ्लोयड को पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर उस अपनी कस्टडी में ले रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको हथकड़ी लगा के उसको ज़मीन पे लेटा के उसकी गर्दन पे पैर रखा, और वो कई देर तक उसको सांस नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार बोला भी, जॉर्ज फ्लोयड ने, आई कांट ब्रीथ। 2 मिनट तक उसकी गर्दन पे पैर रखा और उनका दम घुट गया, वहीं पे वो ऑन द स्पॉट मर गए थे। तो वो बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट था, उसको देखना भी, आई थिंक वो थोड़ा सा सेंसिटिव वीडियो है, आई वुड नॉट एडवाइज यू टू वॉच इट, बट यूट्यूब पे उसका वीडियो है, जॉर्ज फ्लोयड करके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट चली, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो एंश्योरिंग सोशल जस्टिस, और पुलिस वाले के ऊपर काफ़ी दिनों तक उसको इम्यूनिटी तो मिली, पुलिस प्रोटेक्शन उसको मिली, उस पर कोई केस भी नहीं चल रहा था। लेकिन इन द एंड जब सरकार बदली, दूसरी सरकार आई, तो पुलिस वाले को गिरफ्तार भी किया गया, ठीक है, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको जेल भेजा गया, काफ़ी लंबी जब उसको सजा भी हुई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग अ पैराडाइम शिफ्ट। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमी के अंदर। फार्मर सुसाइड डिस्कस हो चुका है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए? आज के दौरान जब इंक्लूसिव ग्रोथ के पैरामीटर कुछ और हैं, जब आपको पता है इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें आपको एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, कि हर एक तबका हमारे समाज का, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रो करने की। लेकिन उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है? जब हमने जनधन योजना चलाई, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से होता क्या है, आपके पास एक बैंक अकाउंट होता है, वर्किंग बैंक अकाउंट। उससे क्या होता है, आपको जो डायरेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, तो वो मिल सकती है, सब्सिडीज़ मिलेंगी, आप इंक्लूड होंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया है आपको मेन स्ट्रीम करने के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। आइडिया ये था, समझ में आ गया आपको? 2015 में इसीलिए पूछा गया क्योंकि जनधन योजना 2014 के अंदर आई थी, ठीक है, समझ गए। 7 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एंश्योरिंग गुड हाइजीन विल गिव द नेशन बेटर पे ऑफ देन फूड सब्सिडी। 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया। कहने का मतलब ये है, देखो आप जो पीडीएस देते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो आप राशन देते हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक देखो 2014 के अंदर स्वच्छ भारत अभियान भी आया था, उस पर ये क्वेश्चन है, कान घुमा के पकड़ा है यूपीएससी, समझे आप। ये जनधन योजना के अंदर आया था 2015 में, जब जनधन योजना शुरू की, 2014 के अंदर जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, जब का ये काम है मेरे ख्याल से। तो मुझे ये लगता है एंश्योरिंग गुड हाइजीन विल गिव द नेशन बेटर पे ऑफ देन फूड सब्सिडीज़। आप खा रहे हो, लेकिन आपको बीमारी है, समझिए, आपका हाइजीन अच्छा नहीं है, आप इस तरह से खा रहे हो चीज़ों को, आपको डायरिया हो गया है, आपका पेट खराब है, कितना ही अच्छा आप खा लीजिए, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो ये क्वेश्चन पूछने का भी ज़रिया यही है कि हाइजीन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन गिविंग फूड सब्सिडी। सब्सिडी आप दे तो रहे हो, लेकिन आसपास में कूड़ा कचरा, लेकिन लोग हाथ नहीं धो रहे हैं, सीवेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, तो लोग जो है वो न्यूट्रिटिव या फिर बहुत अच्छा खाना भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उनकी बॉडी। तो एंश्योरिंग गुड हाइजीन विल गिव द नेशन बेटर पे ऑफ। बच्चों को आपको पता है स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन, वेस्टिंग, ये सारी इस तरह की चीज़ें उन बच्चों को फेस करनी पड़ती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 उसकी रिपोर्ट है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया में ये केसेस बढ़ रहे हैं माल न्यूट्रिशन के, राइट। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? एक बड़ा रीज़न उन्होंने बताया कि अनहाइजीनिक प्रैक्टिस, वाटर अच्छा नहीं है, ये आपका पोर्टेबल वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके एक क्या है, रीज़न है। लास्ट क्या है? चाइल्ड लेबर एंड एक्सेप्टेड एंडेमिक रियलिटी इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है भाई, चाइल्ड लेबर इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। ये एक एंडेमिक रियलिटी, एंडेमिक का मतलब क्या होता है? ये इंडिया के अंदर ही है, बाहर से ये कंसेप्ट नहीं आया है कि यूएस के अंदर चाइल्ड लेबर होते थे, इंडिया के अंदर शुरू हो गया, नहीं, इंडिया के अंदर ही चाइल्ड लेबर होते थे, ये एंडेमिक है, ठीक है। यहीं से ये चीज़ें पनपी हैं, हमने ही इसको शुरू किया है, ये एक रियलिटी है इंडिया की। ये इसके ऊपर हमने शायद डिस्कशन किया भी हुआ है, बट आप इसको एक अच्छे से समझिए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है,
कैपिटल पनिशमेंट में जा रहा है, सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, फार्मर सुसाइड की बात कर रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। कहीं पे आपको ये बुक किताबों में नहीं छपे मिलेंगे। अगर किताबों में आपको पढ़ के अगर आप ये एग्ज़ाम कर पाते तो सभी अमीर लोग आज इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अमीरों के पास रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है, वो 5-10 हज़ार की किताबें लेके आपसे बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा खोपड़ी अपनी चलानी पड़ेगी, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को और अपने हिसाब से इसको अप्रोच करना पड़ेगा। अब ये बता दूँ, पेपर 2 का एक जो कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट हम शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने बोल के मुझे कि पेपर 2 कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो मुझे ये जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ मेरा मन था कि मैं इसको थोड़ा और लेट पढ़ाऊँ, मैं इसको और अच्छे से अपडेट करूँ, और हालांकि मैंने इसको अपडेट कर भी दिया है बहुत अच्छे तरीके से। बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसको अभी ज़रूरत है। आपने 2023 में बहुत ज़्यादा गुल नहीं खिलाए होंगे, तो मुझे लगता है 2023 में आपके फेलियर के बाद से पेपर 2 की आपको इंपॉर्टेंस पता चली होगी। तो इसका जो कोर्स है वो शायद 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगा। मैं इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट करूँगा, तो अब वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये बताना कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो मुझे इंक्लूड करनी चाहिए, और उसको करने के बाद आपको लगता है कि मैं पेपर के अंदर मैं मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम 2024 के अंदर क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ। आपको ये बताना पड़ेगा इस नंबर पे 8930919491। जब आप मुझे बोलेंगे सर ये चीज़ कर दो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, तो हम वो चीज़ भी कर देंगे आपके लिए, ठीक है। सो मुझे यही कहना था, बस इतना ही कहना था। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर। थैंक यू।